क्लास 10 में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम समरूप त्रिभुज आधारित परिमेय को समझेंगे और अच्छे तरीक़ा से प्रूव करने के लिए सीखेंगे, जो कि हर एक साल इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना एग्ज़ाम में रहती है और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। परिमेय 6.3 दो परिमेय जो है इसके पिछले क्लास में ही प्रूव कर चुके हैं और समरूपता के बारे में बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ चुके थे। जैसे समरूप होने के लिए उसका दो कंडीशन बताए थे कल की क्लास में। पहला कंडीशन था कि उसका सभी संगत एंगल कोण जो क्या हो बराबर हो और सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो बराबर हो, तब वो क्या हो जाता है, दो त्रिभुज समरूप होता है। और सर्वांगसम होने के लिए क्या कंडीशन था, सभी कोण और सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वली बराबर होना चाहिए, डिट्टो सेम। तब क्या होता है, वो दोनों त्रिभुज या कोई भी आकृति क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। समरूप होने के लिए उसका भुजा के अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में हमारा समरूपता बेस जो है पहला थ्योरम आता है, जिसका पहला कसौटी है ए, या तो इसको बोलते हैं कोण कोण कोण। यानी अगर दो त्रिभुज का संगत कोण क्या हो, बराबर हो, दो त्रिभुज का संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अगर वो दोनों दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज का अगर संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण करने का मतलब कोण ए बराबर कोण डी हो, कोण बी बराबर कोण ई हो और कोण सी बराबर कोण एफ हो, तब क्या होता है, उसके संगत भुजाएं जो होता है क्या होता है, एक ही अनुपात में रहता है या समानुपाती होती है। और जब ये दोनों हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो है कथन है, कथन सबको पहला नंबर याद होना चाहिए। डायरेक्ट कथन लिखा हुआ रहेगा और एग्जाम में कहेगा इसको क्या करें, सिद्ध करें कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसको याद करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद हो जाता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इसी से सॉल्व हो जाएंगे। उसका कोण दिया हुआ रहेगा समान और भुजा एक भुजा और एक दो भुजा दिया हुआ रहेगा और तीसरा भुजा निकालने के लिए बोलेगा। मान लीजिए इसका ये और इसका ये दिया हो रहेगा, इसका ये दिया हो रहेगा और तीसरा चौथा निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरम याद होना चाहिए। क्या थ्योरम है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, संगत कोण बराबर हो तो भुजाओं के अनुपात भी बराबर होता है। दो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर हो तो भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। और जब ये दोनों कंडीशन हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब देखते हैं इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ है। सबसे पहले जैसा कि कंडीशन कल ही बताए थे, पहले दिया हुआ है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना, फिर प्रमाण। तो पहले दिया हुआ चलते हैं। क्या दिया हुआ है भाई, दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ में क्या दिया हुआ है, कोण इसमें क्या है, संगत कोण बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है और कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है। यानी कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है और कोण सी बराबर क्या दिया हुआ है, कोण एफ दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये तीनों कंडीशन क्या है, दिया हुआ है। तब सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, डी ई एफ का समानुपाती होगा। या तो सिद्ध क्या करना है, ए बी बटा डी ई बराबर होगा बी सी बटा ई एफ बराबर होगा ए सी बटा डी एफ। ये तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जब ये दोनों कंडीशन और ये कोण तो बराबर दिया हुआ ही है, ये दोनों जब फुलफिल हो जाएगा, दोनों कंडीशन बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसमें रचना क्या करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है बिंदु P और बिंदु Q। डी ई एफ त्रिभुज में क्या करते हैं, डी ई पर बिंदु P लेते हैं और डी एफ पर बिंदु Q लेते हैं। ये दोनों बिंदु इस प्रकार लेते हैं कि
डी पी बराबर क्या हो जाए, ए बी हो जाए, डी पी बराबर क्या हो जाए, ए बी हो जाए, डी पी बराबर क्या हो जाए, ए बी हो जाए, और डी क्यू बराबर क्या हो जाए, ए सी हो जाए, डी क्यू बराबर क्या हो जाए, ए सी हो जाए, ये डी क्यू बराबर क्या हो जाए, ए सी हो जाए। ठीक है, और क्या करते हैं, पी और क्यू को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, पी और क्यू को क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब प्रमाण में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी और डी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू में चलते हैं, ए बी सी और डी पी क्यू में। देखो एक कोण तो पहले बराबर दिया हुआ है, दिया हुआ में कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, और कोण ए बी बराबर भुजा ए बी और भुजा डी पी हम इसमें रचना में मान लिए हैं, और ए सी और डी क्यू भी क्या कर लिए हैं, रचना में, रचना से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं सर्वांग का क्या होता है, चार कसौटी होता है। पहला होता है यस यस यस, इसी को हम ए बोल देते हैं, और दूसरा होता है यस ए यस, फिर क्या होता है ए यस ए, फिर क्या होता है आर एच यस। ये चारों कसौटी किसका है, चार प्रॉपर्टी किसका है, सर्वांग का। तो उसी सर्वांग का एक प्रॉपर्टी है यस ए यस। देखो यस ए यस में दो भुजा होना चाहिए, और वही दोनों भुजा के बीच में कोण होना चाहिए। ये यस ए यस के मतलब क्या हुआ, जैसे ये दोनों में क्या है, यस ए यस, यही ना, यस ए यस, यस ए यस। अगर ये यस लिए और यहाँ ए हो गया, यहाँ यस हो गया, तो सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए, जो जो भुजा ले रहे हैं, जो जो भुजा ले रहे हैं उसके बीच का कोण होना चाहिए, तब होता है यस से यस से। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यस ए यस। अगर ये कोण हो जाएगा और ये दोनों भुजा रहेगा, ये कोण हो जाएगा और ये दोनों भुजा रहेगा, तो क्या सर्वांगसम होगा, नहीं होगा। सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, यस से यस में यस और यस दोनों भुजा और बीच वाला कोण, दोनों भुजा और बीच वाला कोण अगर बराबर है तो दोनों देखो बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम का कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि जब सर्वांगसम हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, सब कुछ बराबर। सब कुछ बराबर कहने का मतलब उसका भुजा बराबर, उसका कोण बराबर, सब बराबर डिट्टो सेम हो जाएगा। यानी तो सीपीसीटी से क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड सर्वांगसम में ये प्रॉपर्टी होता है सीपीसीटी से, बी बराबर क्या हो जाएगा, पी, कोण पी। जैसे अब जो बच गया कोण ए तो डी बराबर ही था, अब क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण पी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्वांगसम है। ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कोण सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण सी क्यू क्यों होगा, ये दोनों किसके लिए बराबर होगा, सीपीसीटी से। मतलब जब सर्वांगसम हो गया तब दोनों कोण बराबर होगा, भुजा भी बराबर होगा। तो भुजा तो ये दोनों बराबर था, और बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एक कंडीशन हो जाएगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। बीसी बराबर पी क्यू भी हो जाएगा, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर दिया हुआ। अब संगत कोण से क्या हो जाएगा, जब देखो यहाँ पे b बराबर क्या लाए, यहाँ पर देखो b बराबर p हुआ, यानी b बराबर p हुआ। b बराबर किसका हो गया, p। और हम पहले से मान चुके हैं, दिया हुआ है b बराबर e, b बराबर p यहाँ से लाया है, b बराबर e दिया हुआ है, तो p बराबर e हुआ। अरे b बराबर p यहाँ पे है, b बराबर p हुआ ना, और b बराबर e दिया हुआ है, तो क्या हो गया, p बराबर e नहीं हुआ। अब p बराबर e हो गया तो ये संगत कोण हो गया। संगत कोण से बराबर होते हैं तो ये दोनों भुज, मतलब जो भी लाइन है, रेखा है, वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, पी क्यू समांतर ई एफ हो गया। पी क्यू समांतर क्या हो गया, ई एफ हो गया। पी क्यू समांतर क्या हो गया, ई एफ हो गया। और जब पी क्यू समांतर ई एफ हो गया तब क्या होता है, कल थेल्स परिमेय से देख चुके हैं, जब पी क्यू समांतर ई एफ होता है, जब पी क्यू समांतर ई एफ होता है तब क्या होता है, इसका बटे इसका, मतलब डी पी बटे पी होगा, डी क्यू बटे क्यू एफ होगा। अरे होगा, जब किसी कल का पहला थ्योरम क्या था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा ले जाती है जो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो वो दोनों क्या करता है, वो रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो वही बात नहीं हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, समांतर हो गया। तो ये दोनों समांतर हो गया, तब इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो ये भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो भुजा का अनुपात देखो बराबर यहाँ पे हो गया, डी पी बटे
पी ई, डी पी बटे पी ई, डी पी बटे पी ई यहाँ पे हो गया, और बराबर हो जाएगा डी क्यू बटे क्यू एफ, डी क्यू बटे क्यू एफ। अब दोनों की तरफ क्या करते हैं, उलट करके एक जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, उलट देते हैं और एक जोड़ देते हैं। तो दोनों को उलट दिए, मतलब डी पी बटे पी क्यू पी ई था, क्या कर दिए, पी ई बटे डी पी कर दिए और प्लस एक कर दिए। उसी तरह से डी क्यू बटा क्यू एफ था, क्यू एफ बटे डी क्यू कर दिया, एक जोड़ दिया। अब जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, डी पी होगा, डी पी यहाँ जाएगा, पी ई और डी पी जुट करके क्या हो जाएगा, पी ई और डी पी जुट करके क्या होगा, डी ई नहीं हो जाएगा। अरे पी ई यहाँ से यहाँ तक और डी पी यहाँ से यहाँ तक, दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। दोनों जुट जाने के बाद क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा बटे डी क्यू। ये क्या यहाँ से लाए, यहाँ से ले आए। अब देखो डी पी को फिर क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे तो डी पी ऊपर चल जाएगा और डी ई नीचे चला आएगा, डी क्यू ऊपर चल जाएगा, डी एफ नीचे चला आएगा। और डी ई डी पी बराबर हम क्या रचना में माने थे, ए बी माने थे, तो यहाँ पे ए बी पुट कर देंगे। फिर डी क्यू बराबर क्या माने थे, ए सी माने थे, ये रचना से, कहाँ से, रचना में। ठीक है, तब इसके आगे फिर देखते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, डी पी बटे डी ई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी क्यू बटे डी एफ। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, डी पी बराबर, जैसा कि रचना में क्या दिया हुआ था, डी पी बराबर ए बी दिया हुआ था, डी पी की जगह पर क्या पुट हो गया, ए बी पुट हो गया। और डी क्यू बराबर ए सी था, तो डी क्यू की जगह पर क्या हो गया, ए सी पुट हो गया, यानी यहाँ से आ गया, ये आ गया। अब इसी प्रकार अगर हम पूरा क्या कर सकते हैं, त्रिभुज को अगर भुजा को उलट देंगे, क्या करेंगे, भुजा को अगर उलट करके रखेंगे, यानी दूसरा भुजा के, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, इस बार हम डी ई और डी एफ को क्या माने, डी ई और डी एफ पर पी क्यू माने। इस बार हम क्या करेंगे, डी एफ और ई एफ पर पी क्यू मानेंगे। तब क्या हो जाएगा, इस बार बी सी और ई एफ में क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इतना फिर से कैलकुलेशन, फिर से मतलब डेरिवेशन करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमारा क्या है, इसी प्रकार का उपयोग करके हम क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर सब बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई, ये दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, ये दोनों से क्या होगा, ये मिल जाएगा। ए बी बटे डी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ बराबर हो जाएगा ए सी बटे। जब ये दोनों अनुपात और कोण तो बराबर दिया हुआ ही था, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आई थिंक ये सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6.3 सब कुछ क्लियर है। यदि क्लियर है तो ये वीडियो क्या करेंगे, लाइक करेंगे। और जिसको भी ये सब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी अगर 10वां का तैयारी कर रहा है, उसको क्या करेंगे, ये भेजेंगे ताकि उसको भी क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। अब 6.4 में चलते हैं। पहला था क्या, ए था, अब क्या है, यस यस यस। अब क्या करते हैं, पहले भुजा के अनुपात बराबर दे रहेगा। क्या दिया हो रहेगा, भुजा का अनुपात क्या होगा, समानुपाती होगा। तब क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा। असंगत कोण दोनों बराबर हो गया, भुजा का अनुपात बराबर दिया हुआ था, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो उसी तरह से चलेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस इसका क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में क्या है, ए बी बटे डी ई, बी सी बटे, यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ए बी बटे डी ई दिया हुआ है, ए सी बटे डी एफ दिया हुआ है, और बी सी बटे ई एफ दिया हुआ है। ये सब दिया हुआ है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर ई एफ। और जब ये दोनों हो जाएगा फुलफिल, तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। अब रचना करते हैं, उसी तरह से रचना होगा। डी ई एफ में डी पी बराबर क्या करते हैं, ए बी लेते हैं, डी क्यू बराबर क्या लेते हैं, ए सी लेते हैं। ठीक है, और पी और क्यू को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सब समझ में आ रहा होगा। इसको हम एक बार पहले के थ्योरम में ही क्या कर सकें, क्या कर दिए हैं, पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब क्या देखते हैं डी ई एफ में क्या, त्रिभुज डी ई एफ में क्या था, डी पी बटे डी ई हो जाएगा, डी क्यू बटे क्यू एफ हो जाएगा, डी क्यू बटे क्यू एफ तथा और पी क्यू
समांतर हो जाएगा ई एफ। और जब ये दोनों समांतर हो जाएंगे, मतलब जैसे देखो डी ई एफ इस तरह से था, डी ई एफ, यहाँ पे क्या था, पी क्यू था। अब देखो क्या यहाँ पे आ गया, डी ई एफ में डी पी बटे पी हो गया, डी पी बटे पी हो गया, और डी क्यू बटे क्यू एफ हो गया। और जब ये हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएगा। पी क्यू बटे थेल्स परिमेय के विलोम से क्या हो जाएंगे, दोनों समांतर हो जाएंगे। जब समांतर हो जाएंगे तो कोण पी बराबर कोण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो जाएंगे। छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो छोटा त्रिभुज में क्या है, डी पी बटे क्या हो जाएगा, डी ई। छोटा त्रिभुज में क्या है, डी क्यू बटा क्या हो जाएगा, डी एफ। और पी क्यू बटा क्या हो जाएगा, ई एफ। पी क्यू बटा क्या होगा, ई एफ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, डी पी बटे डी ई, डी क्यू बटे डी एफ और पी क्यू बटे ई एफ। अब देखो तब क्या होगा, हम जैसा कि माने हैं ए बी बराबर क्या माने हैं, डी पी। ए बी बराबर क्या माने हैं, डी पी। और डी क्यू बराबर क्या माने हैं, डी क्यू बराबर ए सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डी पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना। डी पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। डी पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी। और जब डी पी की जगह पर ए बी बटे डी ई हो गया तो दिया हुआ क्या था, दिया हुआ था अनुपात, दिया हुआ बराबर ए बी बटे डी ई किसके बराबर दिया हुआ, बी सी बटे ई एफ के। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ। अब देखो ई एफ से कट जाएगा, अब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। पी क्यू बराबर क्या होगा, बी सी होगा। अब इसी प्रकार से क्या होगा, जब ये पी क्यू बराबर बी सी हो गया और दो कोण तो पहले से बराबर थी था, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो सब कोण, सब भुजा, सब बराबर। यानी कोण ए किसके बराबर, कोण डी के। कोण ए बराबर कोण डी नहीं दिया हुआ था, इस बार भुजा का अनुपात दिया हुआ था ना। इस बार क्या दिया हुआ था, भुजा का अनुपात। कोण ए बराबर कोण डी नहीं दिया हुआ था, इसको प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको क्या कर दिए, कोण ए बराबर कोण डी आ गया, कोण बी बराबर कोण पी आ गया, कोण सी बराबर क्यू आ गया। अब देखो यहाँ से कोण बी बराबर पी आया और वहाँ क्या था, पी बराबर ई, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ई ने होगा। अरे पहले था बी, पी और ई बराबर था। पहले क्या था, यहाँ देखेंगे फिगर में, पी और ई क्या था, बराबर था। पी और ई क्या था, बराबर था। अरे सर्वांगसम किए थे उस समय था ना, पी और ई देखो बराबर। यहाँ पे पी और ई क्या था, बराबर। यहाँ से क्या ला दिए, बी बराबर क्या ला दिए, पी, तो बी बराबर ई नहीं होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बराबर ई होगा। उसी तरह से सी, क्यू बराबर क्या था, एफ। क्यू बराबर क्या था, एफ। यहाँ पे सी बराबर क्यू ला दिए तो एफ बराबर सी नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गया। तो जब तीनों कोण बराबर हो गया, भुजा का अनुपात तो दिया हुआ था, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, आई थिंक ये भी थ्योरम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिपीट करके देख लें। ठीक, अब आते हैं 6.5 परिमेय 6.5। इसमें क्या कहता है, 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो और ये जो कोण बनेगा इसके द्वारा जो दो भुजा रहेगा उसका अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो या समानुपाती हो, तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यानी इसका नाम क्या है, यस ए यस, यानी दो गो भुजा और एक कोण। सेम टू सेम जैसे सर्वांगसम में होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। दो भुजा का, कौन दो भुजा का अनुपात, जिससे कि वो कोण बना है, जिससे वो कोण बना है। जैसे मान लो ए बराबर कोण डी मानते हैं तो इसका भुजा क्या होगा, ए बी बट्टा डी ई, और क्या होगा, ए सी बट्टा डी एफ होगा। अगर कोण मानते हैं बी बराबर कोण ई तो क्या होगा, ए बी बटे डी ई, और बी सी बट्टा ई एफ होगा, डी ई वाला नहीं होगा। मेरे समझ से समझ में आ रहा होगा, जो कोण है, जो कोण है उस जो कोण जिस भुजा से बन रहा है वो दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, तब वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलो देखते हैं इसको। पहले इसको थ्योरम पढ़ने, अच्छा से याद करने का प्रयास करते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण,
यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मतलब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो, और इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजा, मतलब ये कोण कैसे है, एक एक ये दोनों के भुजा भी क्या हो, भुजाएं समानुपाती हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आई थिंक इसका कथन क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते, पहले दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, बस बार बार तो वही मान रहे हैं, ए बी सी और डी ई एफ। इसमें भी वही पी क्यू को क्या कर लिए हैं, रचना में ले लिए हैं, डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी। डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी ले लिए हैं, और पी क्यू को क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। तो सिद्ध करना है इसमें भी कि ए बी सी और डी ई एफ क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अब प्रमाण में उसी तरह से चलेंगे, त्रिभुज ए डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में कोण पी बराबर कोण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण आर हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा। तब पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ, पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ। फिर ये दोनों त्रिभुज बड़का छोटका क्या, मतलब ए बी सी और डी दोनों क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो तो इसका सब कोण क्या होगा, बराबर होगा। ए के बराबर डी होगा, बी के बराबर पी होगा, फिर सी के बराबर क्यू होगा। और जब ये होगा तब क्या होगा, पहले पी बराबर, देखो यहाँ जब ये दोनों समांतर है तब पी बराबर ई है ना, पी बराबर ई है, और यहाँ से क्या हो गया, पी बराबर बी हो गया, तो बी बराबर ई हो गया। मतलब इसका बराबर इस ये हो गया, और इसका बराबर ये हो गया, तो ये दोनों आपस में नहीं बराबर होगा। मान लो ये 5 था, ये भी क्या हो गया, मान लो 50 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 50 डिग्री, और ई 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री। तो देखो, तो बी और ई नहीं बराबर हो गया, तो ही बी और ई भी क्या हो गया, बराबर हो गया। और ए और डी में तो कोई झंझट ही नहीं है। फिर उसी तरह से सी और क्यू भी बराबर था, सी और क्यू बराबर था, और क्यू और ई बराबर था, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो सी और एफ बराबर हो गया। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, मतलब समरूप हो जाएगा। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। चलो, त्रिभुज समरूप हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आज 3 थ्योरम हम प्रूव किए हैं। पहला थ्योरम 6.3 था, जिसमें क्या था, भुजा का अनुपात समानुपाती था, तो उसका कोण का अनुपात बराबर हो गया था, और जब दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। दूसरा उसका अपोजिट था, अगर भुजा अनुपात दिया हुआ था बराबर, तो उसका कोण का अनुपात बराबर हो गया था, और जब कोण का अनुपात और भुजा का अनुपात दोनों बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। फिर तीसरा क्या, अभी देखिए, यदि दो त्रिभुज का में एक एक कोण क्या था, बराबर था, और वो कोण जिस भुजा से बन रहा था वो दोनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर था, तब क्या हो गया था, वो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया था, जो अभी हम देखें। ये तीनों से प्रूव करने के लिए तो आने का कम चांस है, लेकिन इसका हम क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आने वाला अगले क्लास या 1-2 क्लास के बाद क्या होगा, इस पे आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और इजी वे में सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम क्या कर सकें, अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो आप लोग का एग्ज़ाम का डेट तो बहुत अच्छा तरीक़ा से आ गया होगा, एडमिट कार्ड भी आ गया होगा। तब अपना रूटीन वगैरह बना लें, ताकि जल्दी से जल्दी बार बार एक ही चीज़ को रिवीजन करें, ज़्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं करें। हमारे ये क्लास का मकसद ही है कि सारा सिलेबस को फिर से 1-2 बार रिवीजन करवा दें। ठीक है, और आप लोगों का अगर ये क्लास बहुत अच्छा लगता है तब इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये सब बोलना नहीं पड़ेगा, ये खुद होना चाहिए कि लाइक कर दें। ठीक है, और आप देख रहे हैं जैसा कि 2 क्लास अभी पढ़ा हुआ है, 2 क्लास, एक में फार्मूला पढ़ाए हैं, पूरा फार्मूला सोल्व करवाए हैं, और एक वीडियो में थेल्स परिमेय, तो उसमें बहुत अच्छा कमेंट वगैरह आ रहा है। तो वीडियो में कमेंट भी करें कैसा लग रहा है वीडियो, इससे हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है, ताकि और अच्छे तरीक़ा से और अच्छे कंटेंट के द्वारा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है, लाइक करें, और
अगर कोई और भी ऐसा है जो अभी तक प्रमेय वगैरह नहीं पढ़ा है, उसको भी क्या करें, वीडियो शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।